दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी की टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केंद्रीय विद्यालय संगठन, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए चैनल पर थ्योरेटिकल क्लासेस के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों की क्लासेस जारी हैं और उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के प्रमुख प्रतिपादकों में थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थॉमस हॉब्स का संक्षिप्त जीवन परिचय और मानव स्वभाव के बारे में उसके विचारों को, प्राकृतिक अवस्था और अनुबंध किस तरीके से हुआ और हॉब्स के सिद्धांत की आलोचना एवं महत्व को विस्तार पूर्वक जानेंगे। और सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। यह वीडियो सीरीज आप सभी की आगामी परीक्षाएं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है और उम्मीद करते हैं जो ये थ्योरेटिकल क्लासेस आप सभी की तैयारी के लिए शुरू की गई चैनल पे आप सभी के एग्जाम में काफी हेल्पफुल साबित होंगी। साथियों, जिस हैंड रिटन नोट से ये वीडियो सीरीज शुरू की गई उन सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां से आप सभी लोग पॉलिटिकल साइंस के बाद इतिहास विषय के हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज के वीडियो में पढ़ते हैं थॉमस हॉब्स का सामाजिक समझौते के सिद्धांत को विस्तार पूर्वक। तो देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते से जुड़े हुए हैं। जैसा कि साथियों आप सभी लोग जानते हैं, राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौते के साथ कुछ प्रमुख विचारकों के नाम जुड़े हुए हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ और जो सामाजिक समझौते के प्रतिपादक विचारकों में नाम आता है उसमें आता है हॉब्स, लॉक और रूसो का। अब उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत थॉमस हॉब्स के समझौते को। और सबसे पहले बात कर लेते हैं थॉमस हॉब्स के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में। तो थॉमस हॉब्स का जन्म 5 अप्रैल 1588 ईस्वी को इंग्लैंड के माम्सबरी क्षेत्र में हुआ था, जो इंग्लैंड का दक्षिण तटीय भाग है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1679 ईस्वी को हो जाती है और ये प्रमुख पाश्चात्य विचारकों में अपना स्थान बनाने में कामयाब होते हैं और ये प्रमुख रूप से राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वो है द एलिमेंट ऑफ लॉ, जो 1640 ईस्वी में आई और जिसे हिंदी में कहा जाता है विधि एवं उसके प्रकार। कभी कभी पेपर में हिंदी में नाम पूछ लिया जाता है तो हम लोग चकरा जाते हैं। दूसरी पुस्तक दी शिबे है, जो 1642 ईस्वी में आई और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इन्होंने संप्रभुता की परिभाषा एवं उसकी विस्तृत व्याख्या जो है प्रस्तुत की है। और जो इनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर बुक है वो है लेवियाथन, जो 1651 ईस्वी में आई थी और इसी पुस्तक में इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसलिए यह पुस्तक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगली इनकी पुस्तक है दी कारपोरे, जो 1615 ईस्वी में आती है। अगली पुस्तक दी हुमायून है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1658 से 62 है। वहीं आपको बता दें लेवियाथन पुस्तक के बारे में ओक्साट महोदय ने लिखा है। ओक्साट कहते हैं कि लेवियाथन अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना किसने माना है। तो लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना ओक्साट महोदय ने माना है। अब इनके जन्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो थॉमस हॉब्स के जन्म से पूर्व स्पेन की जनसेना जिसे कि आर्मेडा कहा जाता है, जो स्पेन की जनसेना है उसे आर्मेडा कहा जाता है, ने इंग्लैंड के तटीय भागों पर आक्रमण कर दिया था, जिससे इंग्लैंड में चारों तरफ भय का वातावरण बन गया था। किसके कारण? स्पेन की जनसेना जिसे आर्मेडा कहा जाता था उसके आक्रमण के कारण इंग्लैंड के तटीय भागों में चारों तरफ भय का वातावरण बन गया था और इसी भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स जो हैं उनका जन्म समय से पूर्व हो गया था। थॉमस हॉब्स ने अपने जन्म के विषय में कहा है कि आर्मेडा के वर्षों में, अर्थात स्पेन की जो जनसेना है उसके आक्रमण के समय में, जो उसके आक्रमण का वर्ष काल चल रहा था उसके समय की बात की गई है कि आर्मेडा के वर्ष में
उनकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया। दो जुड़वाओं में उसे और तथा भय, अर्थात थॉमस हॉब्स अपने जन्म के बारे में कहते हैं कि आर्मेडा के जो आक्रमण का वर्ष था, उन्हीं आक्रमण से जो व्याप्त भय था इंग्लैंड में, उसी भय में समय से पूर्व मेरी मां ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया था, जिसमें मैं और मेरा भय एक साथ पैदा हुए थे। और इसी स्टेटमेंट को सीधे इसी तरीके से परीक्षा में पूछा गया है कि मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, यह कथन किसका है? तो मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, यह कथन थॉमस हॉब्स महोदय का है और अपने जन्म के बारे में कहा गया है। आगे बात कर लेते हैं। उसने इंग्लैंड का गृह युद्ध भी देखा था, जो 1642 से 1651 तक चला था। तक संसद यानी लोकतंत्र और राजतंत्र के समर्थकों के बीच में चला था। प्रश्न पूछा जाएगा कि इंग्लैंड का गृह युद्ध किसके किसके बीच चला था? तो इंग्लैंड का गृह युद्ध लोकतंत्र और राजतंत्र के समर्थकों के बीच में चला था। आगे देखते हैं दोस्तों, जब यह गृह युद्ध चल रहा था तो वहां पर अराजकता का माहौल था, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं था, हर व्यक्ति डरा हुआ सहमा हुआ था। और हॉब्स ने इस युद्ध को देखा और इस युद्ध ने हॉब्स के सामने मानव के घृणित पक्ष को रखा, केवल और केवल घृणित पक्ष को रखा। इसी गृह युद्ध में इंग्लैंड के शासक चार्ल्स प्रथम को, ये इंग्लैंड का शासक कौन था? चार्ल्स प्रथम को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया था। इस युद्ध को देखकर हॉब्स ने कहा कि ये जो अराजकता का वातावरण बना हुआ है, यह इसलिए है कि यहां पर कोई शक्तिशाली राजतंत्र नहीं है और शक्तिशाली राजा नहीं है। यदि यहां पर निरंकुश राजा होता तो यह अराजकता का माहौल यहां पर ना होता। तो कुल मिलाकर के जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था, उसका जो संपूर्ण घटना चक्र था, उसने थॉमस हॉब्स के जीवन को इस तरीके से प्रभावित किया कि उसके सामने जो उस गृह युद्ध से मानव स्वभाव का जो तार्किक पक्ष निकलकर सामने आया, वो टोटली ये था कि मानव स्वभाव पूरी तरीके से घृणित है और पूरी तरीके से मानव स्वभाव केवल बुरे पक्षों से उसके सामने निकलकर सामने आया। या हम कह सकते हैं इंग्लैंड के गृह युद्ध ने हॉब्स के सामने मानव के केवल और केवल जो उसके स्वभाव के निगेटिव पॉइंट थे, उन सभी को प्रदर्शित किया और वही न कहीं आगे उसके विचारों में हम सभी को देखने को मिलेगा। थॉमस हॉब्स कहता है, तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं। कम से कम 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड जैसे प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में। क्या कहा है कि तलवार के बिना संविधाएं केवल शब्द मात्र हैं, अर्थात एक तरीके से कहें कि शक्ति के बिना जो है उस संविदा का कोई महत्व नहीं। इस तरीके से आप इस सब वाक्यांश को समझ सकते हैं। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम के पुत्र का अध्यापक था और राजघराने से नजदीकी संबंध होने के कारण यह शुरू से ही राजतंत्र का समर्थक रहा। जो चार्ल्स प्रथम गृह युद्ध में फांसी पर लटका दिए गए हैं, उनके पुत्र का अध्यापक था थॉमस हॉब्स और इस तरीके से राजतंत्र का उसका नजदीकी संबंध होने के कारण राजघराने में प्रतिदिन बच्चे के शिक्षण कार्य के लिए जाता था और ऐसे उसका घराने से नजदीकी संबंध हो गया और इसलिए वह शुरू से ही राजतंत्र का समर्थक रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। हॉब्स ने 1651 में प्रकाशित अपनी पुस्तक लेवियाथन में राजाओं की निरंकुशता को उचित ठहराते हुए सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर बनता है कि हॉब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया है? तो वो किया है लेवियाथन में। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि राजाओं की निरंकुशता को उचित किस पुस्तक में ठहराया है? तो यह भी थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में उचित ठहराया है। अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले जो मानव स्वभाव का वर्णन इसने किया है, तो उस पे आप सभी लोग देखेंगे कि इंग्लैंड के गृह युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शन उसके मानव स्वभाव के बारे में देखने को मिलेंगे। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव को स्पष्ट करते हुए कहा है कि हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव था स्वार्थी, झगड़ालू, ईर्ष्यालु, आत्म केंद्रित, पाशविक, एकाकी, अपवित्र तथा भयग्रस्त होता है।
यह मानव के स्वभाव और सारे निगेटिव पक्ष यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि मानव स्वभाव के बारे में हाब्स ने वर्णित किए हैं। और ऐसा इसलिए है कि इंग्लैंड के गृह युद्ध ने मानव के सभी बुरे पक्षों का ही प्रेजेंटेशन उसके सामने किया था और उसी ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के समय मानव स्वभाव के उन्हीं प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। तो अगर मानव स्वभाव के केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया जाए तो आप समझ जाएं कि थॉमस हॉब्स महोदय का ये मानव पक्षों के पक्ष के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं प्राकृतिक अवस्था के बारे में थॉमस हॉब्स कहते हैं कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था अराजकता की अवस्था थी। इससे पूर्व सामाजिक अवस्था भी कहते हैं, यानी जो प्राकृतिक अवस्था है यानी राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो अवस्था है उसे थॉमस हॉब्स ने अराजकता की अवस्था कहा है, क्योंकि वहां पर केवल अराजकता व्याप्त थी। मानव स्वभाव जो था वो केवल और केवल घृणित पक्ष से संबंधित था और इसलिए इस अवस्था को उसने पूर्व सामाजिक अवस्था भी कहा है। इसके साथ साथ इसे संघर्ष और युद्ध की अवस्था भी कहा जाता है। हॉब्स के अनुसार संघर्ष के 3 कारण हैं। हॉब्स ने जो प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष थे उसके 3 कारणों का वर्णन किया है। पहला है प्रतिस्पर्धा, दूसरा है भय और तीसरा है यश। इन तीनों के कारण ही संघर्ष उत्पन्न हुआ समाज में। वहीं प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का वर्णन भी हॉब्स के सामाजिक समझौते के अंतर्गत देखने को मिलता है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुल 19 प्राकृतिक नियम थे। कितने प्राकृतिक नियम थे? 19 प्राकृतिक नियम थे, जिन्हें हॉब्स बुद्धि की सलाहें कहते हैं। हॉब्स ने कहा है यदि मानव स्वभाव से शांतिप्रिय प्राणी होता तो प्राकृतिक विधियों का पालन करता और किसी सर्वोच्च शक्ति के बिना वह रह लेता तो शासन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन मनुष्य स्वार्थी प्रवृत्ति का था और उसने इन प्राकृतिक नियमों का पालन नहीं किया और समाज में अराजकता बनी रही। तो लोगों ने अराजकता से मुक्ति पाने के लिए और अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए आपस में मिलकर एक समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति हुई। यानी कुल मिलाकर के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में ये कहता है कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्षों से भरा हुआ था और इसलिए जो प्राकृतिक नियम बताए गए थे जिन्हें हॉब्स बुद्ध की सलाहें कहता है उनको उन मानवों ने नहीं माना और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने पर जो लोग थे उन्होंने अराजकता से छुटकारा पाने के लिए आपस में मिलकर के एक समझौता किया और उसी समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक विधियां जो हैं वो बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। अब अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है? तो हॉब्स के अनुसार अनुबंध और राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो कथन है वो है मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति को इस शर्त पर देता हूं और उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूं कि तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार इसे दे दे और उसके सभी कार्यों को स्वीकार कर। थॉमस हॉब्स का ये सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में प्रसिद्ध कथन है। और हॉब्स जिसे सब अधिकार सौंपने को कहता है राज्य की उत्पत्ति के और अनुबंध के बारे में, वह है लेवियाथन, अर्थात जिसे मानव देव कहा गया है। क्या कहा गया है? मानव देव, यानी लेवियाथन को सभी व्यक्ति अपने अपने अधिकार सौंप दें। ऐसा विचार राज्य की उत्पत्ति और अनुबंध के बारे में थॉमस हॉब्स प्रस्तुत करते हैं अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषताएं क्या है। तो पहला पॉइंट है राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने स्वेच्छा से समझौते के द्वारा किया है। अर्थात थॉमस हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो ये स्पष्ट करता है कि मनुष्यों पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था राज्य के निर्माण के लिए समझौता करने का और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी इच्छा के अनुसार समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया है जिससे समाज में व्याप्त अराजकता से उन्हें मुक्ति मिल सके। अगला पॉइंट है यह समझौता एक पक्षी समझौता है। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है हॉब्स के द्वारा वो पूरी तरीके से एक पक्षी समझौता है और इसमें जिसको अपने सारे अधिकार सौंपने की बात की गई है लेवियाथन को, उसकी तरफ से कोई समझौता नहीं स्वीकार किया गया है। अगला पॉइंट है समझौते द्वारा व्यक्तियों ने अपने समस्त अधिकार और स्वतंत्रता का त्याग कर
प्रभुसत्ताधारी की अधीनता स्वीकार करी है। यह सिद्धांत ये मानता है कि जो व्यक्तियों ने मिलकर के आपस में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है या अनुबंधित किया है, उसमें अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का त्याग करते हुए एक प्रभुसत्ताधारी अर्थात लेवियाथन की अधीनता स्वीकार की है। अगला पॉइंट जो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत है वह है सर्वोच्च, पूर्ण और निरंकुश राज सत्ता का समर्थन किया है। हाब्स ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत में सर्वोच्च, पूर्ण और निरंकुश राजतंत्र की सत्ता का समर्थन किया है। अगला पॉइंट है एक ही समझौते द्वारा समाज और राज्य की उत्पत्ति हुई है। यानी इसमें केवल एक ही समझौता किया गया है जिसमें सभी व्यक्ति अपने अधिकार और स्वतंत्रता जो है लेवियाथन नामक व्यक्ति को सौंपने की बात करते हैं और इसके अंतर्गत एक ही समझौते से समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति हुई है। यानी अगर हम कहें तो हाब्स द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत जो है वो सामाजिक तथा राजनीतिक दोनों है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस विचारक के द्वारा प्रतिपादित समझौता जो है राजनीतिक और सामाजिक दोनों है, तो वो हो जाएगा आपका हाब्स का सामाजिक उत्पत्ति का सिद्धांत। अगला है राज्य के लिए हाब्स महोदय ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये प्रश्न पूछा गया है कि हाब्स ने राज्य की लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो हाब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। अगला पॉइंट है राज्य के विरुद्ध व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं है। थॉमस हाब्स ने जो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है उसके अंतर्गत राज्य के विरोध का अधिकार व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। हाब्स ने शासक के हाथों में असीम सत्ता सौंपकर और जनसाधारण को विरोध के अधिकार से वंचित करके पूर्ण सत्तावाद को प्रेरित किया है। तो पूर्ण सत्तावाद को किसने प्रेरित किया है, तो हाब्स महोदय ने प्रेरित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार हाब्स ने राज्य को मानव निर्मित माना है और राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का खंडन किया है। किसका खंडन किया है, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत जो सबसे प्राचीन सिद्धांत है उसका खंडन किया है और माना है कि राज्य जो है एक मानव निर्मित संस्था है। हाब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है या मानव निर्मित संस्था है, ना कि दैवी। यह प्रसिद्ध स्टेटमेंट हाब्स का परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला पॉइंट है हाब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। क्यों समर्थन किया है, क्योंकि उसने इंग्लैंड के गृह युद्ध को देखा और उसकी भयावह स्थिति को देखते हुए उसने निरंकुश राजतंत्र को जो है व्यवस्था के रूप में उचित ठहराते हुए उसका समर्थन किया है। हाब्स एक व्यक्तिवादी विचारधारा का समर्थक था, इसलिए इस सिद्धांत में उसने व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन माना है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को साधन माना है। अगला पॉइंट है आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। एक ही पॉइंट पे व्यक्ति जो है वो राज्य का विरोध कर सकता है, वो है आत्मरक्षा का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति के आत्मरक्षा के परिप्रेक्ष्य की बात आती है तो वहां पर वो व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है, अन्यथा हाब्स ने राज्य का विरोध करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया है। केवल और केवल एक ही पॉइंट है आत्मरक्षा का अधिकार जो है उसके अंतर्गत व्यक्ति राज्य का विरोध कर सकता है। आप देख लेते हैं थॉमस हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचनाओं को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मानव स्वभाव के प्रति हाब्स का जो दृष्टिकोण है वो पूरा एकाकी है, अतिरंजित और निराशावादी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो इंग्लैंड का गृह युद्ध था उसने जो है कहीं ना कहीं हाब्स के सामने केवल और केवल मनुष्य के स्वभाव के बुरे पक्ष का प्रेजेंटेशन किया था, इसलिए जो उसने मानव स्वभाव के प्रति अपना दृष्टिकोण बिल्डअप किया वो पूरी तरीके से एकाकी, अतिरंजित और निराशावादी था। अब बात कर लेते हैं हाँ थॉमस हाब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये पूरा विरोधाभासी विचार है। आलोचक कहते हैं कि हाब्स ने जो सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ये पूरी तरीके से विरोधाभासी है और इसकी इसी परिप्रेक्ष्य को सिद्ध करते हुए वाहन महोदय कहते हैं जिस तरह एक हब्सी अपना रंग नहीं बदल सकता उसी तरह हाब्स द्वारा वर्णित रक्त पिपासु व्यक्ति शांतप्रिय प्रजा का रूप धारण नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है इसकी आलोचना में समझौता एक पक्षी था जबकि समझौता प्रायः दो पक्षी होता है। बिल्कुल सही बात है, समझौते को इसमें एक पक्षी वर्णित किया गया है क्योंकि मनुष्यों ने ही सब कुछ किया है, राज्य की तरफ से कोई भी कदम इसमें नहीं उठाया गया है। अगला पॉइंट है हाब्स की संप्रभुता की धारणा सही नहीं है।
हाब्स की जो संप्रभुता संबंधी धारणा उसने प्रस्तुत की है वो पूरे तरीके से सही नहीं है। अगला पॉइंट है राज्य और समाज को एक ही मानना, जो तो पूरी तरीके से गलत है। इस सिद्धांत के अनुसार जो समझौता हुआ है वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों समझौता एक है, तो इसमें समाज और राज्य में अंतर नहीं रह गया है। ऐसे में ये सिद्धांत कहीं ना कहीं राज्य और समाज को एक मान लेता है, जो पूरी तरीके से अनुचित और गलत है। अगला है हाब्स का समझौता स्वतंत्रता के स्थान पर दासता प्रदान करता है। हाब्स का जो समझौता है वो समझौता ये कहता है कि जो समाज में अराजकता व्याप्त थी उससे मुक्ति पाने के लिए समाज के व्यक्तियों ने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का पूर्ण त्याग कर दिया। अगर व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का पूर्ण त्याग कर दिया तो उसे फिर स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी, बल्कि स्वतंत्रता के स्थान पर दासता या गुलामी ही मिलेगी। वहीं आपको बता दें क्लेरेंडन जो हाब्स के सिद्धांत का प्रमुख आलोचक है वो कहता है, यानी क्लेरेंडन, ये ध्यान रखना ये प्रमुख विचारक जो है हाब्स के राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रमुख आलोचक है, और इसने लेवियाथन को विद्रोही के प्रश्नोत्तरी और पोप लीला के षड्यंत्रों का श्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। लेवियाथन को विद्रोही के प्रश्नोत्तरी क्लेरेंडन महोदय ने कहा है और पोप लीला के षड्यंत्रों का श्रेष्ठ सिद्धांत कहा है। वहीं हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को इसने जला दिया था। किसने? क्लेरेंडन ने हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को जला दिया था। हाब्स के विलासी सिद्धांतों का खंडन करते हुए लेवियाथन को घातक विचारों से पूर्व कहा। जिस तरह सांप जहर से भरा होता है उसी तरीके से लेवियाथन जो है वो पूरी तरीके से जहर से भरा हुआ है। काउले ने भी हाब्स की आलोचना करते हुए उसे मालबरी का शैतान कहा है। किसे? काउले ने हाब्स को मालबरी का शैतान कहा है और बार बार पूछा गया प्रश्न है। वहीं बैमहिल महोदय ने कहा है इसके आलोचना में कि बैमहिल ने हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को सीधे कुत्ते का तमाशा कहा है। ये प्रश्न और पॉइंट बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। क्या बैमहिल महोदय ने हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को सीधे कुत्ते का तमाशा कहा गया है? ये भी एक प्रमुख आलोचक है हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के। वहीं इन्होंने लेवियाथन सबको आग लगाने वाला है, उसके द्वारा इतनी गड़बड़ी पैदा की गई है उतनी गड़बड़ी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं कर सकता। बैमहिल महोदय लेवियाथन का आलोचना करते हुए लिखते हैं कि लेवियाथन सबको आग लगाने वाला है और उसके द्वारा तो इतनी गड़बड़ी पैदा की गई है उतनी गड़बड़ी वनस्पतियों के बगीचे में सुअर भी पैदा नहीं कर सकता था। तो ये कुछ प्रमुख आलोचक रहे हैं जिन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो थॉमस हाब्स ने प्रतिपादित किया था उसका प्रमुखता से आलोचन किया है और उसकी पुस्तक की विस्तृत और बिल्कुल तीखी आलोचना व्यक्त की है। और अब बात कर लेते हैं इतनी आलोचनाओं के बाद भी क्या थॉमस हाब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का कुछ महत्व बचता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोई भी नई प्रक्रिया हो चाहे जो भी नई व्यवस्था हो उसमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी इंक्लूड होती हैं। बुराई देखने वाले लोग बुराई देखते हैं और अच्छाई देखने वाले लोग अच्छाई देखते हैं। तो सामाजिक समझौते के सिद्धांत जो थॉमस हाब्स द्वारा प्रतिपादित है उसके महत्व को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है आधुनिक युग का प्रथम विचारक। थॉमस हाब्स जो है आधुनिक युग का प्रथम विचारक है जिसने दैवीय सिद्धांत का खंडन कर राज्य को एक कृत्रिम और मानवीय संस्था माना है। इससे पहले जो दैवीय सिद्धांत था वो राज्य को ईश्वरीय संस्था या ईश्वरकृत संस्था मानता था और उसका ये खंडन करने वाला प्रथम विचारक है। और इसने कहा कि राज्य कृत्रिम और मानवीय संस्था है, यानी मानव द्वारा निर्मित संस्था है। अगला पॉइंट है संप्रभुता के ऊपर समस्त प्रतिबंधों को हटाकर राष्ट्रीय राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में जो आपको राष्ट्रीय राज्य देखने को मिल सकते हैं संपूर्ण प्रभुसत्ताधारी राज्यों का संकल्पना जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है कहीं ना कहीं वो हाब्स के विचारों से ही प्रेरित है, क्योंकि जिस तरीके से हाब्स ने संप्रभुता संबंधी विचारों का प्रतिपादन करते हुए लेवियाथन यानी मानव देह को संपूर्ण प्रभुसत्ताधारी बनाया था और उस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, वो राष्ट्रीय राज्य के मार्ग को प्रशस्त करता है और उसको प्रेरित करता है। हाब्स एक प्रमुख व्यक्तिवादी विचारक था और इसी परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं शेबाइन महोदय
कि संप्रभुता की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत, जिसके साथ साथ सामान्यतः हॉब्स का नाम जोड़ा जाता है, जो वास्तव में उसके व्यक्तिवादी का ही आवश्यक रूप है। अगर वो व्यक्तिवादी विचारक ना होता तो शायद वो संप्रभुता की निरंकुश सत्ता का सिद्धांत जो दिया है वो ना दे पाता। वहीं आरजे कोलिंगवुड, जिनकी पुस्तक न्यू लेवियाथन है, उन्होंने भी लिखा है, लेवियाथन एक ऐसी कृति है जो राजनीति शास्त्र के संपूर्ण ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से बेजोड़ है। वहीं सेबाइन महोदय जो हैं वो एक बार पुनः इसके महत्व को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि अंग्रेजी भाषा भाषियों में जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। हॉब्स को महानतम राजनीतिक दार्शनिक विचारकों में सेबाइन महोदय रखना चाहते हैं। वह डैनिंग महोदय कहते हैं कि उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का पूर्ण उत्कर्ष होते हुए भी उसका मूल आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवाद था। यानी थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवाद विचारों का समर्थन भी किया गया है डैनिंग महोदय के अनुसार, और जिसका उसके राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर विस्तृत वर्णन देखने को मिला। तो साथियों, यह था राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के अंतर्गत थॉमस हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौते का विस्तार पूर्वक विस्तृत वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, अनुबंध की अवस्था, उसके सिद्धांत की आलोचना, महत्व और विशेषताओं को विस्तार पूर्वक जाना है। और उम्मीद करते हैं कि थॉमस हॉब्स से परीक्षा में जो भी प्रश्न बनते हैं आपकी, वो कोई भी प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद आपका नहीं छूटेगा। और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हमने मेहनत करके आप सभी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आप सभी लोगों की सभी चीजें यानी 100% चीजें समझ में आ रही होंगी और वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आप सभी लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।